हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इससे पहले वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग दृष्टि आईएएस प्रकाशन का प्राथमिक शिक्षक बीपीएससी के थ्रू जो भर्ती होने वाला है वो कक्षा 1 से लेकर हम लोग 5 तक कर रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक क्लास का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दृष्टि आईएएस प्रकाशन का। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है। हम लोग टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दृष्टि आईएएस प्रकाशन का। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये टोटल 20 प्रैक्टिस सेट रात को 8 बजे लाइव सेशन के तहत आपको मिलेगा। रोज़ 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 8 बजे लाइव सेशन के तहत हम करवा रहे हैं। अगर आप सिविल कोर्ट वाले हैं तो सिविल कोर्ट का 5 बजे से चलता है क्लास। ठीक है, लाइव चलता है, वो भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्टैंड बीपीएससी आप टेलीग्राम पर सर्च मारकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों, आपको पता है जब भी अनुपात में चीज़ रहेगा उसको x लगाकर मान लीजिएगा। ठीक है, 5x 2x हो जाएगा, चूँकि परिमाप भी दिया है 280। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B होता है, ये होता है। और फिर आगे हम इसमें क्या करेंगे, अब फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2। फॉर्मूले पर जब आप पुट करेंगे 2 × 5x + 2x, एक को L मान लीजिए और एक को चौड़ाई मान लीजिए और परिमाप आपको पता है 280। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो एगो आयत की लंबाई आ जाएगा 100 मीटर और चौड़ाई आ जाएगा आपका 40 मीटर। ठीक है, तो आयत का लंबाई आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, यानी 100 × 40, तो क्या हो जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर, समझ गए। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका संख्या 8, 7, 4, 2, 3, 1 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें आपको 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 7 का स्थानीय मान 7 लिख दीजिए और 7 के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका राइट आंसर। तो 70,000 राइट आंसर हो गया। सिंपल। क्या अच्छा 1 से 5 तक में क्या पूछेगा, यही सब ना पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। तो घबराइए मत कि आपका एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा। आयोग सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का इससे पहले भी 1992, 93, 94 देखिएगा, तो जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सब बीपीएससी के थ्रू ही टीचर का बहाली होता था और उसके तहत बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीचर, ज्ञान वाले टीचर आते थे। अभी के जो पहले जो होता था इसे मुखिया के थ्रू बहाली, उसको भी कोई टीचर थोड़े होता है, कोई 8 लाख कोई 2 लाख ऐसे घूस देकर सिलेक्शन ले लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब मेरिट के तहत होगा। जो जितना पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। बीपीएससी आयोग है, ठीक है, तो बीपीएससी में जो जितना पढ़ेगा, पढ़ने वाला का ही भलाई है। अब जो बाप मतलब राजा महाराजा का बेटा हुआ करते थे कि राजा का बेटा राजा, वो ज़माना गया। अब मेरिट वाले का ही सिलेक्शन होगा। आप जितना पढ़िएगा उतना आपका राज होगा। देखिए 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो साधारण कोण कहते हैं। नॉर्मल आंसर साधारण कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 240 का 2/5 पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एनालिसिस कम करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपका कितना इसमें स्कोर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ये सेट है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। आप देखे होंगे थंबनेल पर तो आपको पता होगा, इसलिए ये प्रैक्टिस के तौर पर कीजिए। आपको अगर एनालिसिस करना होगा तो आप वीडियो को प्यूज कर आप एनालिसिस कर सकते हैं। 240 का 2/5% प्लस 180 का 3/5% कितना होगा दोस्तों, तो आपको मान इसका निकालना पड़ेगा, ठीक ना। 240 का 2/5% है, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब सॉल्व कीजिएगा 240 का मतलब गुना होता है, ठीक ना। 240 का गुने 240 × 2/5, परसेंटेज का मतलब गुने 100, तो वैसे कर सॉल्व कर लीजिए, तो राइट आंसर आ जाएगा 2.04 राइट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें हम लोग मैथ करेंगे, इतिहास, भूगोल, जीके, जीएस सब करेंगे। 120 प्रश्न रहेगा इसमें। आपका कितना रहेगा, 120 प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटे के सवाल, 2 घंटे का सेशन रहेगा आपका।
एग्जाम में जाएंगे तो। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका डैश कहलाती है। जितना स्थान घेरती है क्या कहलाती है? तो आपको भी पता है, आयतन कहलाता है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाता है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 28,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या होगी बताइए। दो संख्याओं का योगफल 39,978 है, यदि उनमें संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए, क्या होगी? तो देखिए, दो संख्याओं का योगफल दिया है 39,978 और एगो इतना है, तो इसमें से 18,367 को घटा लीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। तो घटा कर देखिए कितना आ रहा है। जब आप घटाएंगे दोस्तों 21,611 आएगा। 21,611 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि 4, 12 और 18 का महत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। 4, 12 और 18 का महत्तम समापर्त ज्ञात करना है। तो निकालिए महत्तम समापर्त। बहुत आसान है, महत्तम समापर्त आपको निकालने आना चाहिए। 4 का निकालिए, कितना होगा? 4 का निकालेंगे तो इतना आएगा। फिर 12 का निकालेंगे तो 12 का आपका 2 गुने 3 वैसे ही 18 का निकालिएगा तो 2 इंटू 3 तो सब में कॉमन क्या हो रहा है? 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 राइट आंसर। आप वैसे सिंपल भाषा से भी निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपये प्रतिदिन है तो 15 मजदूरों के 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपये होगी? कितने रुपये होगी दोस्तों बताइए, कितने रुपये होगी? तो देखिए कितने रुपये होगी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा, चूँकि आप भाषा कॉपी और पेन लेकर बैठिए तभी आपको समझ में आएंगे। लिखिएगा 3 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितना है? 510 रुपया। 3 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी कितनी है? 510 रुपया। मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 मजदूरों के है तो एक मजदूरों को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 510/3 हो जाएगा। 510/3 हो जाएगा, ठीक ना। फिर आगे क्या कीजिएगा, तो आपका एगो का निकल जाएगा। तब लिखिएगा इसलिए 15 मजदूरों की मजदूरी कितने दिन का? 20 दिन का। तो 20 दिन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 510/3 गुने 20। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए 20 दिन का, ठीक ना, 20 दिन का। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं 15 मजदूरों की और, तो इसमें 15 से गुना कर दीजिएगा। अब एक ही बार निकाल लीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51,000। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51,000। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 3.207 किलोमीटर इंटू 5.20 किलोमीटर डैश सेंटीमीटर कितना होगा? तो बहुत ही आसान है। क्या कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना मीटर होता है। तो आप नोट कीजिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। तो आपको पता है 3.207 पूछ रहा है। 3.207 पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 1 लाख में 3.20 से गुना कर देंगे तो आपका क्या मान निकल जाएगा? यह मान आएगा 3,20,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3,20,000, 3 लाख, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3,20,700 सेंटीमीटर आएगा। ओके। फिर पूछ रहा है कि गुने 520 किलोमीटर, तो 5.20 में 1 लाख से गुना कर दीजिएगा तो मान आ जाएगा। कुल पूछ रहा है तो दोनों का निकाल कर गुना कर दीजिएगा तो वही मान आ जाएगा। यानी आ जाएगा आपका मान, कितना मान आ जाएगा? यानी इकाई, दहाई, ये आ जाएगा 2 नंबर का 1,66,766 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। समझ गए? आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न है 200 मिलीमीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे? कितने दूध से बनेंगे दोस्तों? तो देखिए, चूँकि पूछ रहा है पैकेटों की संख्या, तो पैकेटों की संख्या कैसे निकालेंगे? 1.6 इंटू 1,000, 1,000/200,
ये पैकेटों की संख्या निकाल लीजिएगा, तो निकालिए कितना आ रहा है, पैकेटों की संख्या निकालिए, सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए लोग, तो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों तो आपका मान आ जाएगा 8, कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंक 18 और 30 के समापर्त कौन कौन है। अंक 18 और 30 के समापर्त कौन कौन है, तो 18 और 18 30 का निकाल लीजिए। 18 का पूर्णांक फैक्टर बोल रहा है, 18 का क्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 3 होगा, 2 गुने 3 गुने 3 होगा ना, इतना लिख सकते हैं। फिर 30 का अपूर्णांक क्या लिखेंगे, अपूर्णांक का मतलब फैक्टर होता है दोस्तों, समझिए, 2 गुने 3 और गुने 5, देखिए तो 30 आ जाएगा। तो ऐसे ही देखिए तो कितने हो गए राइट आंसर तो उपयोग सभी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, ऑप्शन आपके सामने है, चलिए कमेंट कीजिए। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है इसमें दिया हुआ है, जोड़िए। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 5 अंक कुल संख्या है, तो देखिए संख्याएं 9 5 4 7 9 9 9 और इसमें एक ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 95 48, इतना 95 48 000 है, तो इतना मान आपका निकल कर आएगा। ठीक है, तो क्या देखिए इसमें 5 अंकों के पूछ रहा है, तो 5 अंकों के 5 को 9 लिख दीजिए, सिंपल 3 4 5, 5 अंकों की हो गया। अब इसमें से 4 को 9 घटाइए, 4 को 9 घटा लीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है, तो 9 लिखा गया, तो ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न है कि 95 4 7 999 के बाद कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, इतने के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा यही 95 48 000। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम समापर्त डैश होगा। क्या होगा दोस्तों, इस तरह के सवाल में क्या कीजिएगा, ए और बी मान लीजिए दो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ए बराबर 2 मान लीजिए और बी बराबर 3 मान लीजिए। आगे फिर लिखिएगा, आगे लिखना है आपको कि ए और बी का लघुत्तम समापर्त क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 यानी 6। आप लिखते रहिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। चूँकि लिखिएगा कि ए बराबर 5 और बी बराबर 7 रखने पर क्या हो जाएगा, ए और बी का लघुत्तम समापर्त क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 यानी 35। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 35 आ गया, चूँकि पूछ रहा है लघुत्तम समापर्त, तो इसलिए ए और बी का लघुत्तम समापर्त 5 गुने 7 के फॉर्म में, यानी ए गुने बी यानी ए बी, तो राइट आंसर ए बी हो गया। समझ गए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा पुल की लंबाई, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, लिखिएगा ट्रेन की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा, चूँकि जब भी किलोमीटर में रहेगा और हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 45 गुने 5/18 सॉल्व करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, तो यही आ जाएगा आपका 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है चूँकि मीटर पर सेकंड, समय आपको कितना दिया है 30 सेकंड, यानी समय दिया है 30 सेकंड। ठीक, अब प्रश्न से चलिए, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो तय की गई दूरी, तो जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो तय की गई दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई लिख लीजिएगा, तो पुल की लंबाई आप x मीटर मान लिए, पुल की लंबाई x मीटर, तब ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल लिखिएगा, ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन एवं पुल की लंबाई, यहाँ पर ट्रेन एवं पुल की लंबाई बटा क्या हो जाएगा, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, भाषा आप लिख लीजिएगा। और प्रश्न से हम चलेंगे, चूँकि हमारा 25/2 क्या आया है, ये 25/2 क्या आया है, ट्रेन की चाल आया है, बराबर
अब हम भाषा जैसे लिखे हैं वो लिख देंगे, बैठा देंगे x प्लस 30, 130 है, अब बटा में 30। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 245 मीटर। तो ये नंबर का आपका राइट आंसर सही। कॉपी पर लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। आगे है साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य क्या होगा निकालिए। कैसे निकालेंगे देखिए सॉरी, चलिए अब आते हैं। क्या करना है, मान लीजिएगा माना कि वर्तमान मूलधन x, माना कि वर्तमान, अब भाषा लिखते जाइएगा, माना कि वर्तमान मूलधन x। एग्जाम में लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बनाना पड़ता है, जितना समझेगा उतना फायदा होगा। तो मिश्रधन भी दिया है कितना, मिश्रधन को ए से इंडिकेट करते हैं, 132 दिया है। तो आपको पता है ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है दोस्तों, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, अमाउंट में मिश्रधन, पी मतलब मूलधन। ठीक है, चलिए भाषा लिख लीजिए। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 132 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपये निकल कर आया। आपको पता है दोस्तों कि जब मूलधन निकालते हैं, हम ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। ठीक है, इतना होता है। तो इतना होता है, बैठा दीजिए साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे, x गुने 5 गुने 2 और बटा 100। अब बराबर में आपको पता है निकाले हैं कितना, 132 माइनस x, बराबर में होगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, सॉल्व कीजिए, देखिए कितना मान आ रहा है, निकालिए लोग कितना मान आ रहा है, निकालिए कितना मान आ रहा है। 120 रुपये आएगा, 120 रुपये। ठीक है, राइट आंसर 120 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी घनाभाकार बॉक्स के 3 आसन सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 120 वर्ग सेंटीमीटर है, अब 72 वर्ग सेंटीमीटर एवं 60 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा? देखिए इस तरह के सवाल में मान लीजिएगा, माना कि बॉक्स की लंबाई L, ठीक है, और चौड़ाई का मान लीजिएगा B मान लीजिएगा, फिर ऊंचाई क्या मान लीजिएगा H। ठीक है, प्रश्न के अनुसार तीनों आसन सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा। तीनों आसन सतह का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे आप, LB, BH और LH। भाषा से लिख दिए हम लोग, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं साइड में। घना बॉक्स के आकार का जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, इतना के बराबर होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, L का मान कितना 120, B का मान 72। ठीक है, ऐसे निकालिएगा, यहाँ लिख देते हैं LB का मान कितना है 120, BH का मान कितना है 72 और LH का मान कितना है 60। वैल्यू पुट कीजिए, बैठा दीजिए फॉर्मूले पर, मान आपका निकल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए लोग। 504 आएगा राइट आंसर। कितना आएगा, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न है 2:3, 6:11 एवं 11:2 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, जब भी अनुपात में दिएगा बटा में लिखिएगा, 2/3, 6/11, 11/2। ठीक है, सब में गुना कर दीजिए, सबसे एक दूसरे को, मान निकल जाएगा। देखिए गुना भाग कर कितना रहा, 2:1 आंसर आएगा। ये सब जान नहीं है क्वेश्चन में, 1 से 5वां तक के लिए है ना, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिहार सिविल कोर्ट में भी पूछा हुआ है, क्लर्क और चपरासी में भी। ठीक है, देख लीजिए क्या राइट आंसर है। यही क्वेश्चन 1992 में BPSC शिक्षक भर्ती में भी पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन को कैसे घुमाया है देख लीजिए, हम प्रीवियस ईयर का भी सेशन करवा रहे हैं, दृष्टि IAS का है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा,
क्या राइट आंसर होगा? देखिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा आप लिखिएगा कि माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य इसमें मान लीजिएगा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपया, ठीक है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितने के बराबर? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा फिर 16 रुपये, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का आप माने हैं क्रय मूल्य 1 रुपया, इसलिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपया। फिर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। 16 वस्तुओं का ये क्रय मूल्य है CP और ASP। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 19 रुपये, ठीक ना। इतना निकल गया। अब लाभ हो रहा है चूँकि ज़्यादा है विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे? लाभ हो रहा है तो 19 माइनस 16 यानी 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 3 बटा क्रय मूल्य कितना है? 16 गुने 100 पुट कर दीजिए, वैल्यू निकालिए 18 सही 3/4% राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का महत्तम समापड़ 23 है, उनके लघुत्तम समापड़ों के अन्य दो गुणनखंड 13 एवं 14 हैं, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए महत्तम समापड़ कितना है दोस्तों? 23 है, ठीक ना। और लघुत्तम समापड़ के अन्य दो गुणनखंड आपको पता है 13 और 14 प्रश्न में दिया है, ठीक है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगे आपके? लिख दीजिए संख्याएं हो जाएंगे 23 गुने 13 एवं क्या हो जाएगा? 23 गुने 14। ओके, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? 23 गुने 14। 23 गुने 14 है, तो इसका देखिए कितना गुना कीजिए। 14 तिया 42 का 2 और 14 दूना 28, 28 और 4 32, 322 आंसर दिया है कहीं तो देखिए दिया हुआ है C नंबर में राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट 12.5 रुपये में देता है, जबकि प्रति पेंसिल वह 3 रुपये लेता है। मोहन को 23 पेंसिलें खरीदनी है, उसकी न्यूनतम देय राशि क्या होगी? न्यूनतम देय राशि कितनी होगी? देखिए न्यूनतम देय राशि कितने के बराबर है? चूँकि 5 पेंसिलों के बराबर है, न्यूनतम देय राशि 5 पेंसिलों के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? ये 4 पैकेट प्लस 3 अतिरिक्त पेंसिल हो जाएगा। न्यूनतम देय राशि बराबर 5 पेंसिलों के 4 पैकेट और 3 पेंसिल के बराबर है, ठीक ना। तो क्या करेंगे अब? 4 गुने 12.5 से गुना करेंगे तो हमारा 4 पैकेट का निकलेगा। फिर उसके बाद न्यूनतम अतिरिक्त पेंसिलें पूछ रहा है तो 3 गुने 3, तभी ना 3 रुपये लेता है, तो बराबर हमारा हो जाएगा इतना। जब इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 प्लस 9 रुपये यानी कितना हो रहा है? 59 रुपये, ठीक है। तो राइट आंसर 59 रुपया हो गया। चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो का पॉज कर समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि एक पतलून के लिए 24 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या लिखिएगा? चूँकि एक पतलून के लिए आवश्यक कपड़ा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी टोटल 120 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद 10 पतलून के लिए आवश्यक कपड़े, तो 10 पतलून के लिए क्या हो जाएगा? 120 गुने 10 कितने के बराबर हुआ? यानी 1200 सेंटीमीटर के बराबर। तो यानी 12 मीटर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 12 मीटर दिया है तो यही राइट आंसर हो जाता। सेंटीमीटर में देता तो सेंटीमीटर में लिखते। अगला प्रश्न चार्ट दिया है, ठीक है। देखिए इसको देखकर आपको सॉल्व करना है। क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं? एक विद्यालय में विभिन्न खेल हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले में 40 लड़कियां हैं। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या क्रिकेट खेलने वाले में क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या करेंगे? क्रिकेट खेलने वाले में लड़कों की संख्या कितनी है? यानी विद्यार्थियों की संख्या टोटल 80 है, ठीक है, जिसमें लड़कियां 40% है। लड़कियां 40% है और लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो 100 माइनस 40 निकाल दीजिए, 60% बचा। कितना बचा? 60%। ये किसकी संख्या? यानी कि लड़कों की संख्या। अब इसमें क्या पूछ रहा है? लड़कों की संख्या। तो क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या का क्या निकालेंगे? 80% का कितना? 60, 80 का 60%, ठीक है। तो 80 गुने 60 बटा 100 कर दीजिए, निकालिए तो 48 आ जाएगा राइट आंसर। तो वही ऑप्शन में जो 48 होगा आपका राइट आंसर दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। कोण है, कोण का संबंध रेडियो से, तो दाब का संबंध किससे होगा? पास्कल से होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें विषम योग को चुनना है। ओके, विषम योग को चुनना है। तो देखिए संख्या युग्म चुनना है। 13 से 171 को छोड़कर जितने भी इसमें संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या का पूर्ण संख्या है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 13 का यहीं पर गलत है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 4D3C यानी 7G6F और 10J 9I। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है क्या होगा? देखिए चूँकि जितना भी है इसमें, देखिए 4 है, 4 के बाद क्या है? +3 यानी कितना हो रहा है? 7 आ रहा है इसमें। ठीक है, फिर इसमें कितना आ रहा है? +3। सब में +3 जुड़ रहा है। देखिए 4 3 7, 7 3 10। तो यहाँ भी क्या आगे बढ़ेगा ना? आगे बढ़ेगा तो 10 3 13 हो जाएगा। ठीक ना, 13 हो जाएगा। तो राइट आंसर 13M ए आपका 3 वाला राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न, इसमें विषम पद को चुनना है। विषम पद को चुनिए। कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, लकड़ी। देखिए लकड़ी उन तीनों शब्दों से भिन्न है। कुर्सी, मेज और दरवाज़ा बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 120 प्रश्न हम करेंगे दोस्तों। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां है तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो देखिए अंत से अशोक का स्थान कितना है दोस्तों? 17वां है। कितना है? 17वां। और शुरू से अशोक का स्थान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 39 में से 17 को घटा देंगे तो 23वां हमारा निकल जाएगा। ठीक है, 23वां। तो शुरू से पूछ रहा है सुरेश का स्थान, तो 23 - 27, 23 - 7, तो क्या हो जाएगा? 16वां स्थान। तो राइट आंसर 16वां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है। वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है? समझिए, चूँकि लड़के की बहन के दादा की एकमात्र संतान का अर्थ क्या होता है? लड़के के पिता। लड़के के बहन के दादा का मतलब क्या हुआ? लड़के के पिता। सिंपल। तो लड़के के पिता राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को MJHIU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फ्रेम को किस प्रकार लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों? देखिए कैसे लिखेंगे आप? लाइट, देखिए LIGHT होता है ना, तो उसी तरह M, देखिए L के बाद क्या आता है? M +1। ठीक है, I के बाद क्या आता है? J +1 यानी J। उसी तरह समझ गए ना अब? तो एक एक का अंतर होना चाहिए। एक एक का अंतर में कौन हो जाएगा? तो G वाला सही है। ठीक ना, GSBNF यानी राइट आंसर 2 आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग हैं। फैक्ट्री किससे संबंधित है बताइए? देखिए फैक्ट्री अनिवार्य भाग मतलब क्या? इसमें मजदूर होते हैं, कामगार होते हैं, इसलिए राइट आंसर कामगार हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एक आदमी दक्षिण की ओर मुँह किए खड़ा है। वह घड़ी की चाल के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में 145 डिग्री के कोण पर मुड़ता है और फिर घड़ी की चाल के दिशा में 180 डिग्री कोण पर मुड़ता है। बताएं अब वह किस दिशा में मुँह किए खड़ा है? किस दिशा में? तो देखिए आपको बताना है कौन से दिशा में है। देखिए इस तरह के सवाल में क्या कीजिएगा, ये बना लीजिएगा ऐसे डायरेक्शन। ठीक ना, पूरब, पश्चिम, दक्षिण और फिर क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, उसके बाद आप चूँकि पूछ रहा है 135 डिग्री के अमूर्त घूर्णन, फिर 180 डिग्री दक्षिण और फिर क्या होता है 45 डिग्री दक्षिण, तो उसका मुंह दक्षिण से पश्चिम की ओर होना चाहिए। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रीजनिंग आ गया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है।
चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसमें इस आकृति में एक डिजाइन जुड़ी है और सभी डिजाइनें 45 डिग्री के एंगल पर कोण बनाती हैं, ठीक ना, 45 डिग्री पर, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया जीके जीएस। वाक्य का घूर्णन करता है। देखिए तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या होती है, क्या होती है। तो देखिए ये होती है मौसम के अनुसार, ठीक ना, मौसम के अनुसार ये बदलता रहता है दोस्तों, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चूँकि दिया है सही उत्तर का चयन करना है। चूँकि प्राकृतिक रेशे पहले कथन में है, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाती है। देखिए पौधे, जानवरों या खनिज, ये क्या स्रोतों से, खनिज स्रोतों से प्राप्त रेशों के क्या होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा है। और इसके कुछ उदाहरण कपास, रेशम बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद कुछ रेशों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, जिन्हें सिंथेटिक या मानव निर्मित रेशे बोल सकते हैं। इसलिए राइट आंसर कथन एक और ये दोनों सही है, समझ गए, ये दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट में बदला जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता को, क्या हो जाएगा, जस्ता को। अगला प्रश्न है विषाणु से होने वाले रोग हैं, विषाणु से होने वाले रोग हैं, तो विषाणु से होने वाले रोग हो जाएगा सामान्य सर्दी, सही बात है, सामान्य सर्दी आम बात है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है, क्या होती है, तो ये होता है भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा के आसपास होती है, भूमध्य रेखाओं के आसपास स्थित होती है। उसके बाद देखिए समुद्र और महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, फैदोमीटर, राइट आंसर फैदोमीटर, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए कथन आ गया, अभी कथन ए और दूसरे को कारण बताना है। आर कहा गया है, ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, चूँकि कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं और उसके बाद रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो क्या बोलेंगे आप, देखिए चूँकि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, समझिए। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधे और जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि रोगजनक टैक्सोनॉमिक रूप में व्यापक रूप से क्या होता है, ये अलग होता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो इसमें होता है दोस्तों एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है, क्या करता है इसमें, तो इसमें करता है इंटरनेट करता है, ठीक है, इंटरनेट करता है। अगला प्रश्न, इसमें है राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं, तो ये निवृत्ति होते हैं हर 2 साल पर, ठीक है, यह स्थायी सदन होता है। चलिए कथन से संबंधित आ गया। पहला कथन दिया है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। उसके बाद दिया है इसका कारण कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु ये दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। चूँकि देखिए ए और ये दोनों सही है, ए भी सही है, आर और कारण भी उसका सही है। पौधे अपने लिए भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य सहित जानवर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका जो होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो ने, और यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के तहत और 1763 तक बंगाल का नवाब मीर कासिम के क्या हुआ था, संयुक्त सेनाओं और अवध के नवाब और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपके गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ ये रेवत एक पर्वत है, रेवत पर्वत, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है, किस सिख गुरु से संबंधित है, तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। किससे, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता, भारतीय सीमा से नहीं होता तो ब्रह्मपुत्र का नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय तापवर्धन में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है, तो ये है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न, फल एक परिपक्व डैश है, फल एक परिपक्व डैश है, क्या है, तो अंडाशय है। फल एक परिपक्व अंडाशय का रूप है, ठीक है, अंडाशय का। अगला प्रश्न देखिए, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर राज्य अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी जी 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया, किसके विरोध में शुरू किया था, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तार हो गया था लोग। चलिए अब कारण बताना है, बलुई मृदा सुवातित होती है, कारण दिया है बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। देखिए तो ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक ना, 3 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन दोस्तों, तो टिहरी बांध, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न, टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया, टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों सैमुअल मोर्स ने किया था। टेलीग्राफ तार का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था, किसने, सैमुअल मोर्स। अगला प्रश्न देखिए, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला, किसने निकाला, तो ये निकाला था मैडम भीखाजी कामा ने, किसने निकाला था, मैडम भीखाजी कामा। वंदे मातरम एक भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन था जिसकी स्थापना मैडम भीखाजी कामा ने किया था, याद रखिएगा। चलिए फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन में खान बहादुर खान देखिए दिया हुआ है, खान बहादुर अब्दुल गफर खान, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया, किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, तो ये गाया गया था 1896, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सियानी थे, ठीक है, दूसरे मुस्लिम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला सियानी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हमारे शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी होती है, कौन सी होती है, तो ये होती है हृदय की मांसपेशियाँ, कौन सी होती है, हृदय की मांसपेशियाँ। अगला प्रश्न देखिए, अब कारण बताना है, ठीक ना, दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, कारण दिया है दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। अब देखना है कौन सही है कौन किसका कारण नहीं है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कथन 1 गलत है परंतु कथन 3 सही है, कथन 1 आपका गलत है और कथन 2 जो है आपका सही है। क्यों सही है, देखिए डायरिया अत्यंत सामान्य बीमारी है परंतु अत्यधिक मामलों में यह घातक हो जाती है, कभी कभी इंसान भी मर जाता है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डायरिया की बीमारी मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन 78 पॉइंट समथिंग % होता है। अगला प्रश्न, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई, तो कोलंबिया दुर्घटना में, ठीक ना, कोलंबिया दुर्घटना में
देखिए आपको पता होना चाहिए कि कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हुआ था। स्पेशल शटल कोलंबिया दुर्घटना हुई थी और वह 7 चालक मतलब उनके साथ सात सात आदमी थे, 7 सदस्यीय टीम थी और क्रैश विमान हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वो दिन बहुत काला दिन था दोस्तों। एक जवान मतलब जो ज़िंदगी जीना चाहिए वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी नहीं जिया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान डैश है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये बताइए। तो ये हो जाएगा मासीराम मेघालय। कौन हो जाएगा, मासीराम मेघालय। चेरापूंजी भारत का दूसरा सबसे है। मासीराम मेघालय विश्व का, पहले चेरापूंजी हुआ करता था लेकिन अब मासीराम है मेघालय का क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है जो एक दूसरे को काटती है, तो ये कहा जाता है भौगोलिक ग्रिड। क्या कहते हैं, भौगोलिक ग्रिड कहते हैं जो एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है आपके मलेरिया। ये क्या होती है, मलेरिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। किस शताब्दी में हुई थी, तो ये 5वीं शताब्दी में हुई थी। किस शताब्दी में हुई थी, 5वीं शताब्दी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की कौन सी पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। विजय प्राप्त की है, तो ये श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने किया, निरुपमा अग्रवाल। अगला प्रश्न है गैंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है। गैंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है, तो ये 54 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। कितनी, 54 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सिंचाई के परंपरागत साधन कौन से हैं। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, तो ये हैं दोस्तों तालाब भी हो जाएगा, नदियाँ भी हो जाएगी, कुआं भी हो जाएगा। आप जिससे मन करे उससे कर सकते हैं, सभी बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है। किस जानवर का संरक्षण किया गया है, तो ये बाघ का किया गया है, ठीक है, बाघ का किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं। मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं, तो ये ढूंढ लेते हैं मनुष्य के शरीर के गंध से। मनुष्य के शरीर के गंध से सूंघ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था धर्मपाल ने, ठीक ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था और इसे 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। जितना बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय भी हुआ ये इसने ही तोड़ा था। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे जंक्शन कहते हैं दोस्तों। जैसे मोतिहारी जंक्शन, छपरा जंक्शन, पटना जंक्शन, ऐसे बोलते हैं ना। देखिएगा यहाँ पर ज़्यादा लाइनें होती है, 4 से ज़्यादा। दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों इसको कन्फ्लुएंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्फ्लुएंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। किस भारतीय शहर को, तो मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसका वास्तुकार इसने जिसने बनाया था ना, जॉर्ज विटेड नाम था उसका, जॉर्ज विटेड। अगला प्रश्न देखिए। संक्रामक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, किससे पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं दोस्तों सही, ठीक ना। चूँकि मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा ये किसके उदाहरण है, संक्रामक रोग के उदाहरण है। और संक्रामक रोग एक दूसरे से क्या, एक दूसरे के संपर्क में आने से होते हैं, इसलिए आपका जो है ये सही तक पहुंचाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपनी झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है। कौन सा जानवर है दोस्तों, तो ये हाथी है, ठीक ना, हाथी है। अगला प्रश्न देखिए। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये गांधी जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था दोस्तों, गांधी जी ने।
अगला प्रश्न है, ऊंचाई के साथ डैश की भाग कम होती जाती है, क्यों? क्यों होती जाती है? तो ये होती जाती है ऑक्सीजन की कमी होती जाती है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न है, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रबी फसल। क्या कहते हैं दोस्तों? रबी फसल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य भूमि को रामसरोवर द्वीप से अलग करती है? कौन सी भूमि को राम से अलग करती है? तो ये करती है आपकी पंबन चैनल, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंबन चैनल। यह मुख्य भूमि भारत और रामेश्वर द्वीप, जिसे पवन द्वीप भी कहते हैं, के बीच स्थित हुए। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका दोस्तों कि एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? जापान में इसे क्या कहते हैं? तो जापान में इसे टाइफून कहते हैं। जापान में इसे टाइफून कहते हैं। अगला प्रश्न, बिजली की क्षमता वाले लोहे के छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? किसका लेप किया जाता है? किसका लेप किया जाता है बताइए? तो ये लेप किया जाता है जस्ते का, ठीक ना, जस्ते का। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? भारत के किस राज्य में होता है? तो ये होता है दोस्तों पंजाब में, ठीक ना, पंजाब में होता है। फेमस जगह है, यहीं के ज़्यादा लोग बॉलीवुड में हैं। बैरोमीटर डैश से मापा जाता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से मापा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस डैश तारीख को मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आपको पता है किन के वियोग मनाया जाता है? आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में अब कितने ज़िले हैं? 40, ठीक ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 38 ज़िले हैं बिहार में, 38 ज़िले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? होने वाले रोग को क्या कहते हैं बताइए? देखिए, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है, अभावजन्य रोग। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों गलना कहलाता है। आपको पता है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में बदलने की क्रिया गलन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? तो इसमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती, यही नहीं है, बाकी पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, कोल्हुआ बिहार में पड़ता है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक किसकी है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये प्रसिद्ध है अशोक स्तंभ, ठीक ना, अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है, अशोक स्तंभ के लिए। अब कथन से संबंधित आ गया, दिया है पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। उसके बाद यह है बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। अभी इसमें आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, सही बात है, और जब बारिश होती है तो दिन ठंडे हो जाते हैं और पौधों का एक नया रूप मिलता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और ए दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो अंधेरा का कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ओके। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों को जो अंतरिक्ष के विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं खगोलविद। क्या कहते हैं? खगोलविद। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीवों को केवल डैश से देखा जा सकता है? किससे देखा जा सकता है? किससे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, वेरी सिंपल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि आईएएस का प्रकाशन है दोस्तों, अच्छा से कीजिए, ज़बरदस्त सेशन आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, कर लीजिएगा। तो जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांश पानी में उभरता रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे कछुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? कछुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दूरी को मापने की इकाई डैश है? दूरी को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो दूरी को मापने की इकाई को किलोमीटर कहते हैं। समझ गए? किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 होता है। डायरिया का प्राथमिक उपचार 1 किलोमीटर कितना? 1000 मीटर। डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या होता है?
तो ये होता है ORS का घोल। ORS का घोल जब आपका पेट झड़ता है देहाती भाषा में बोले तो। ठीक है, अगला प्रश्न, असत्य कथन का पहचान करना है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें पढ़िए चारों ऑप्शन को और बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है, और एक परिवार के सदस्य का एक परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक परिवार यह तय करता है कि कौन इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है और कौन नहीं रह सकता। कुछ जानवर जैसे कुछ बिल्ली जैसे भी हमारे साथ घरों में लोग रहते हैं। तो राइट आंसर देखिए, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह घर का एक रिवाज है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? कौन जिला नहीं है? बलिया नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, असत्य कथन को पहचानिए। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। असत्य कथन को पहचानना है। तो देखिए, एटमॉस का अर्थ होता है परमाणु, ठीक ना। यूनानी भाषा में लिथियम का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। एटमॉस का अर्थ वाष्प होता है, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो समझ गए राइट आंसर। एटमॉस का अर्थ परमाणु जो है ये गलत दिया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए, बारिश की, आंधी तूफान का, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी। तो सभी हो जाएगा राइट आंसर, सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? तो तीस्ता जो है ये सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है। ठीक है, तीस्ता जो है सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सत्य कथन का बताना है इसमें। तो देखिए, ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? तो महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सही है, पहला राइट आंसर। और इसमें एक और हो जाएगा, चूँकि तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल के तीनों मुख्य गतियाँ भी है, तो ए और सी राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ, किस शहर में है? तो सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न देखिए, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? किस रंग की होती है? तो एक काला होता है दोस्तों। कैसा होता है? काला होता है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था वो? तो ये था मैगलन था। कौन था दोस्तों? मैगलन। ठीक ना। समुद्र मार्ग से विश्व का पहली बार चक्कर यही था मैगलन, पुर्तगाली नाविक था। ठीक है ना, जिसका पूरा नाम था फर्डिनेंड मैगनल। अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें आपको नीचे दिए गए विचार और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बताना है, बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण होता है, और देख लीजिए कूट दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों सही है। देखिए, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, और बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय नहीं होता। चलिए, तो ए और सी और डी सही हो जाएगा। आज के प्रश्न का आखिरी सवाल हमारा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 120 ही प्रश्न पूछता है दोस्तों। ठीक ना। तो 120 ही करेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, और हम सभी दृष्टि इस प्रकाशन का जो 20 प्रैक्टिस सेट है वो सब करवा देते हैं। काकोलो जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको भी पता होगा, नवादा में स्थित है। ठीक ना। काकोलो जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है, और पहाड़ के नज़दीक होने के कारण यह एक पर्यटन स्थल भी बन गया है। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब टेलीग्राम पर सर्च मारेंगे, वहाँ से आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है दोस्तों।